नमस्कार दोस्तों, मैं सुप्रिया स्वागत करती हूँ आपका डिकोड एग्जाम के डेली करंट अफेयर की क्लास में। दोस्तों, आज हम अपनी करंट अफेयर की क्लास में डिस्कस करेंगे 6 सितंबर से रिलेटेड करंट अफेयर को। तो चलिए दोस्तों, जल्दी से आप सभी लोग सेशन से जुड़ जाइए, सेशन को आप सभी लोग शेयर कर दें। और जैसा कि मैं उम्मीद कर रही हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे से होंगे, अच्छे से अपनी प्रिपरेशन कर रहे होंगे। और इसी के साथ साथ हम डेली करंट अफेयर की क्लास में बहुत इंपॉर्टेंट चीजें डिस्कस करने जा रहे हैं। देखिए दोस्तों, कोशिश क्या करिए, डेली करंट अफेयर की क्लास को रेगुलर फॉलो करिए। मॉर्निंग में डेली आपकी 7 बजे जो है क्लास चलती है। और करंट अफेयर आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप प्रीवियस इसके पेपर को सॉल्व कर रहे होंगे तो आपको पता होगा कि लगभग अगर हम देखें तो 30 to 35 क्वेश्चंस हमारे आजकल एग्जाम में पूछे जा रहे हैं जो कि करंट अफेयर से संबंधित है। तो इस तरीके से देखिए, एक मेजर पोर्शन जो है वो करंट अफेयर से रिलेटेड आ रहा है। इवन अगर हम स्टैटिक्स पोर्शन को भी देखें तो वो भी करंट अफेयर से रिलेट करके आ रहा है। तो इसलिए कोशिश करिए डेली जो है करंट अफेयर की क्लास को फॉलो करिए, अपनी शॉर्ट नोट्स बनाइए, उसका रिवीजन करिए। शॉर्ट नोट्स बना सके इसके लिए हम जो है टेलीग्राम पर आपको पीडीएफ प्रोवाइड करते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, तो वहां से पीडीएफ को डाउनलोड करके अपने शॉर्ट नोट्स बनाइए, रिवीजन करिए। इसी के साथ स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास। और क्लास स्टार्ट करो उसके पहले कहना चाहूंगी कि जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। इससे आपको चैनल से रिलेटेड हर क्लास की वीडियो का प्रॉपर नोटिफिकेशन मिलेगा और आपकी कोई भी क्लास मिस नहीं होगी। तो स्टार्ट करते हैं और अपने सबसे पहले प्रश्न पे चलते हैं। आज का हमारा सबसे पहला प्रश्न है कि इलेक्ट्रॉनिक्स व्यापार बढ़ाने हेतु भारत और किस देश के बीच टास्क फोर्स की शुरुआत की गई है। तो एक टास्क फोर्स का गठन किया गया है किस उद्देश्य से, इलेक्ट्रॉनिक व्यापार को बढ़ाने के लिए, इलेक्ट्रॉनिक ट्रेड को बढ़ाने के लिए भारत और किस देश के बीच में किया गया है। क्वेश्चन आपसे पूछा है, जिन्हें आंसर पता है वो कमेंट बॉक्स में आंसर करिए, जिन्हें आंसर नहीं पता है वो ध्यान से देखें। और इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों अमेरिका। ठीक है, तो भारत और अमेरिका ने दोस्तों दोनों देशों ने मिलकर एक टास्क फोर्स की जो है शुरुआत की है, जिसका उद्देश्य क्या है, इलेक्ट्रॉनिक व्यापार को बढ़ाना दोनों देशों के बीच में। और इसी टास्क फोर्स के तहत एक लक्ष्य रखा गया है कि अगले जो है 1 दशक यानी कि लगभग 10 साल के भीतर जो है 1 डिकेड्स कितने इक्वल होता है दोस्तों, 10 इयर्स की इक्वल होता है। ठीक है, तो इसमें देखा जाए तो 1 डिकेड के अंदर, ठीक है, 1 दशक के अंदर जो है दोनों देशों के बीच जो इलेक्ट्रॉनिक व्यापार है उसको कितना अरब डॉलर करने का दोस्तों, तो उसको 100 अरब डॉलर तक बढ़ाने का लक्ष्य रखा गया है। ठीक है, यहाँ पे देखा जाए इस टास्क फोर्स में किन किन अधिकारियों ने भाग लिया, तो यहाँ पे इंडिया, ठीक है, सेलुलर एंड इलेक्ट्रॉनिक एसोसिएशन ने एक मीटिंग लॉन्च की। और इस मीटिंग में देखा जाए तो दूर संचार विभाग, ठीक है, अमेरिकी दूतावास, प्रमुख अमेरिकी और भारतीय कंपनियां, निवेश बैंकिंग बिरादरी और वाशिंगटन डीसी जो स्थित है सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग, वहां के वरिष्ठ के जो परिषद है उसके वरिष्ठ अधिकारियों ने इस मीटिंग में भाग लिया। और अगर हम बात करें जो टास्क फोर्स गठित किया गया है दोस्तों, इसका अध्यक्ष किसे बनाया गया है, तो ट्राई के पूर्व जो अध्यक्ष है, ठीक है, राम सेवक शर्मा। ट्राई यानी कि टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया, उसके जो पूर्व अध्यक्ष हैं राम सेवक शर्मा, उनको जो है इस टास्क फोर्स का क्या किया गया दोस्तों, अध्यक्ष बनाया गया है। तो ये चीज ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है ये लाइन आपके लिए। तो यहाँ पे हमने पहला प्रश्न देखा। अब बात करते दोस्तों अगले प्रश्न की। और अगला प्रश्न है हमारा कि निम्न में से किस मंत्रालय ने प्रिप योजना की घोषणा की है। तो प्रिप योजना की घोषणा किस मंत्रालय के द्वारा किया गया, ऑप्शंस आप देख रहे हैं दोस्तों। यहाँ पे आपके सामने 4 ऑप्शन है, स्वास्थ्य, शिक्षा, वित्त या फिर रक्षा मंत्रालय। तो किस मंत्रालय ने किया है, जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर करिए और साथ ही साथ वीडियो को शेयर करिए आप सब लोग। और इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ए, है रक्षा मंत्रालय। ठीक है, रक्षा मंत्रालय ने प्रिप योजना लॉन्च किया, आपके लिए इंपॉर्टेंट, प्रिप का फुल फॉर्म भी है। तो यहाँ पे जो स्वास्थ्य मंत्रालय दोस्तों, ठीक है, हेल्थ मिनिस्ट्री है, इससे दवाई और मेडटेक, ठीक है, जो मेडिसिन टेक्नोलॉजी है उस सेक्टर में रिसर्च, ठीक है, अनुसंधान और नवाचार, इन्वेंशन को बढ़ावा देने के लिए एक महत्वपूर्ण योजना की घोषणा की है। तो ध्यान रखिएगा, इसी लक्ष्य को की जो है दवाइयों के क्षेत्र में, मेडिसिन टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में नए रिसर्च हो सके, अनुसंधान हो सके, इन्वेंशन हो सके, इसी चीज को बढ़ावा देने के लिए एक योजना की घोषणा स्वास्थ्य मंत्रालय के द्वारा किया गया है। और इसी लक्ष्य को पूरा करने के लिए, ठीक है, फार्मा मेडटेक सेक्टर में अनुसंधान और नवाचार को प्रोत्साहित करने के लिए किस योजना की मंजूरी की गई या फिर किस योजना की शुरुआत की गई है, प्रमोशन ऑफ रिसर्च एंड इनोवेशन इन फार्मा मेडटेक सेक्टर, इसी का फुल फॉर्म है प्रिप। प्रिप का ये फुल फॉर्म क्या है दोस्तों, प्रमोशन ऑफ रिसर्च एंड इनोवेशन इन फार्मा मेडटेक, ठीक है,
सेक्टर, इसकी शुरुआत की गई है और इसमें जो है जिसको कि संघ कैबिनेट ने क्या किया है, इस योजना को मंजूरी दे दिया है। इस योजना के द्वारा देखा जाए इस महीने ये जो है ये योजना सरकार के द्वारा इस महीने शुरुआत की गई है और सरकार का ये विश्वास है कि जो भारतीय फार्मास्यूटिकल्स क्षेत्र है, जो उद्योग है, उसके पास 2030 तक वैश्विक बाजार में जो वर्तमान का 3.4% हिस्सा है वो 5% तक बढ़ जाएगा। ठीक है, तो अगर हम भारतीय फार्मास्यूटिकल उद्योग की हिस्सेदारी देखें वर्ल्ड में प्रेजेंट टाइम में दोस्तों कितनी है, वो 3.4% है। और ये इस योजना प्रिप योजना के बाद जो है सरकार ये उम्मीद कर रही है कि जो हिस्सेदारी है मतलब इस समय भारतीय फार्मास्यूटिकल उद्योग की वो 2030 तक बढ़कर के 5% तक हो जाएगी और इन्हीं लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए सरकार ने इस योजना की शुरुआत की है, प्रिप योजना। ध्यान रखिएगा, प्रमोशन ऑफ रिसर्च एंड इनोवेशन इन फार्मा मेडटेक सेक्टर। ठीक है, अगले प्रश्न की बात करते हैं और अगला प्रश्न है हमारा कि जलवायु अनुकूल कृषि पर G20 तकनीकी कार्यशाला का उद्घाटन किस राज्य में हुआ है। तो जलवायु अनुकूल पर G20 की एक तकनीकी कार्यशाला है जिसका उद्घाटन किस राज्य में किया गया। ऑप्शंस आपके सामने हैं और इसका जो करेक्ट आंसर है दोस्तों वो है तेलंगाना। ठीक है, तो यहाँ पे हम बात करें जो केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण राज्य मंत्री हैं सुश्री शोभा करंदल, ठीक है, करंदलाजे, इन्होंने तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद के शमशाद में, ठीक है, जलवायु अनुकूल कृषि पर 3 दिवसीय G20 तकनीकी कार्यशाला का उद्घाटन किया है। तो हैदराबाद में आयोजित किया जा रहा है 3 दिवसीय जलवायु अनुकूल कृषि पर, ठीक है, G20 तकनीकी कार्यशाला। यहाँ पे हम बात करें इस कार्यशाला में G20 देशों, ठीक है, और जो आमंत्रित देश है उनके 100 से अधिक प्रतिनिधियों ने भाग लिया है। बैठक में जो है कृषि अनुसंधान के विभिन्न मुद्दों, मुख्य रूप से जलवायु परिवर्तन और वैश्विक संदर्भ में कृषि के संधारणीय विकास के लिए अन्य तकनीकों और तरीकों पर विचार विमर्श किया गया है। ठीक है, ये चीज इंपॉर्टेंट है। गणमान्य व्यक्ति देश की उपलब्धियों और तकनीक जो कृषि की चुनौतियों से निपटने के लिए जारी प्रयासों को भी साझा करेंगे। तो ये ध्यान रखिएगा। देखिए G20 संबंधित जो भी मीटिंग है आपके एग्जाम में पूछी जा सकती है और इसी से संबंधित एक और भी मीटिंग हुई है। ध्यान रखिएगा G20 की जो शेरपा की चौथी और अंतिम मीटिंग, ठीक है, जो शेरपा मीटिंग हुई है चौथी और ये शेरपा अंतिम जो थी बैठक थी वो हरियाणा के मेवात में हुई। ध्यान रखिएगा, यहाँ हरियाणा गलत है, हरियाणा के मेवात में आयोजित की गई और ये मीटिंग आज यानी कि आज माफ करिएगा 7 सितंबर तक चलेगी, यानी कि कल जो है इस मीटिंग का आखिरी दिन होगा। तो अगर आपसे पूछा जाए कि G20 जो शेरपा की चौथी और अंतिम मीटिंग कहाँ पे हुई है, तो हरियाणा के मेवात में हुई है। इसी के साथ आप मुझे बताइए कि शेरपा की जो पहली बैठक हुई थी वो किस राज्य में हुई थी, कहाँ पे हुई थी। शेरपा बैठक में जो आगामी G20 सम्मेलन है उसका अंतिम जो है कार्यसूची तैयार किया जाएगा। जैसा कि आपको पता है भारत जो है इस साल G20 की अध्यक्षता कर रहा है और भारत की अध्यक्षता में जो G20 मीटिंग है दोस्तों वो 9 सितंबर से लेकर के 10 सितंबर तक जो है वो निर्धारित की गई है, जिसका आयोजन दिल्ली में किया जाएगा। शेरपा बैठक में देखा जाए किन किन लोगों ने भाग लिया, तो यहाँ पे G20 सदस्य देशों के अलावा अन्य देशों के शेरपा प्रतिनिधियों ने भी इसमें भाग लिया। ठीक है, तो ये चीज 2 मीटिंग हम लोगों ने देखा जो कि G20 से संबंधित था। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं जो कि स्पोर्ट्स से रिलेटेड है कि निम्न में से किस टीम ने डूरंड कप 2023 की ट्रॉफी जीती है। तो देखिए डूरंड कप 2023 का फाइनल हो चुका है जिसमें ट्रॉफी किसने जीता है दोस्तों, मोहन बागान ने जीता है। ठीक है, ईस्ट बंगाल को हरा करके। तो मोहन बागान ने, जैसा कि फाइनल मैच हुआ है दोस्तों डूरंड कप 2023 का फाइनल मैच हुआ है कलकत्ता के, ठीक है, कोलकाता के साल्ट लेक स्टेडियम में और इसमें मोहन बागान ने फाइनल में ईस्ट बंगाल को 1-0 से हरा करके इस ट्रॉफी को जीत लिया। ठीक है, ध्यान रखिएगा ये डूरंड कॉफी 2023 जो है वो डूरंड कप जो है दोस्तों वो ट्रॉफी का जो फाइनल मैच हुआ है वो कोलकाता के साल्ट लेक स्टेडियम में हुआ है। फाइनल मैच में कौन था, तो मोहन बागान ईस्ट बंगाल, मोहन बागान विजयी रहा है, उपविजेता ईस्ट बंगाल रहा है। मोहन बागान ने देखा जाए 23 वर्षों में पहली बार जो है 132वां डूरंड कप जीता। ध्यान रखिएगा इस बार कौन सा संस्करण था, 132वां संस्करण आयोजित किया गया था और 23 वर्षों के बाद जो है ये जीता है कौन, मोहन बागान। इस जीत के साथ ही देखा जाए तो मोहन बागान एसजी डूरंड कप के इतिहास में 17 खिताब जीतने वाली पहली टीम बन गई। तो इसके साथ ही टोटल खिताब मोहन बागान ने कितना जीता है दोस्तों, 17 खिताब जीते हैं और इसी के साथ साथ पहली टीम बन गई। दूसरे नंबर की सफल टीम कौन थी दोस्तों, ईस्ट बंगाल, ठीक है, जिसने कितनी बार खिताब जीता है, तो 16 बार खिताब जीता है।
इससे पहले मोहन बागान ने 2004 में, 2009 में, 2019 में जो है डूरंट कप फाइनल में जगह बनाई थी, लेकिन जीत हासिल नहीं कर सका था। और 23 साल के बाद पूरन जो है 132वां डूरंट कप अपने नाम करके, ठीक है, सबसे पहली टीम बन गया, यानी कि 17 बार खिताब जीतने वाली पहली टीम बन गई दोस्तों मोहन बागान। दूसरे नंबर पे कौन है? ईस्ट बंगाल, ठीक है। और फाइनल मैच कहां पर, ये आप ध्यान रखिएगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं और अगला प्रश्न है हमारा कि निम्न में से किस राज्य को भारत की पहली गोरिल्ला ग्लास मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी मिली है? तो गोरिल्ला ग्लास मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी किस राज्य को मिली है? ऑप्शंस आप देख रहे हैं दोस्तों। और यहाँ पे जो करेक्ट आंसर है, अगेन जो है इसका करेक्ट आंसर तेलंगाना है। तो यहाँ पे जो है कॉर्निंग इंक कंपनी है दोस्तों, इसने तेलंगाना में अपनी गोरिल्ला ग्लास विनिर्माण सुविधा स्थापित की है, ठीक है, कॉर्निंग इंक कंपनी ने, ठीक है, तेलंगाना में। और इसी के साथ साथ देखा जाए तो ये भारत में जो है, यानी कि देश में अपनी तरह का पहला निवेश है। ये जो प्रस्तावित विनिर्माण सुविधा है, ये स्मार्टफोन उद्योग बाजार के जो नेता है, उन नेताओं के लिए कवर ग्लास का क्या करेगी? निर्माण करेगी। परियोजना में प्रस्तावित निवेश कितना है दोस्तों? 934 करोड़ रुपए का। और इसके साथ जो है के साथ ही वास्तविकता बनाने के लिए तैयार है। इसके अलावा ये 800 से अधिक व्यक्तियों के लिए क्या करेगा ये कंपनी दोस्तों? ये जो निवेश है ये 800 से अधिक लोगों के लिए रोजगार के अवसर पैदा करेगा, जिससे कि स्थानीय अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण योगदान मिल सकेगा, ठीक है। तो रोजगार का भी सृजन होगा। यह विनिर्माण सुविधा देखा जाए तेलंगाना और व्यापक राष्ट्र में स्मार्टफोन विनिर्माण पारिस्थितिकी तंत्र को आगे बढ़ाने में एक महत्वपूर्ण शक्ति होने की क्षमता रखता है, ठीक है। तो कॉर्निंग इंक जो कंपनी वो अपना निवेश करने जा रही है दोस्तों, कहाँ पे? तेलंगाना में, ठीक है। तो ये चीज ध्यान रखिएगा। तो भारत की पहली गोरिल्ला ग्लास जो है मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी तेलंगाना में, ठीक है। इसी के साथ साथ हम बात कर लेते हैं कुछ अन्य करंट अफेयर जो कि तेलंगाना से ही संबंधित है। तो दोस्तों तेलंगाना की जो मुख्य नवाचार अधिकारी है, ठीक है, शांता थोटम, जिनकी तस्वीर आप स्क्रीन पे देख रहे हैं। जैसा कि आपको पता है दोस्तों, 27 से लेकर के 29 अगस्त तक जो रूस की राजधानी मॉस्को, वहां पे पहला ब्रिक्स इनोवेशन फोरम आयोजित किया गया था। और पहला ब्रिक्स इनोवेशन फोरम में वर्ल्ड इनोवेशन अवार्ड से सम्मानित किया गया दोस्तों। किसे किया गया? तो ये जो तेलंगाना के मुख्य नवाचार अधिकारी हैं शांता थोटम को जो है सम्मानित किया गया। ये पुरस्कार उनके किन के कार्यों के लिए दिया गया? तो ये पुरस्कार जैसा कि आपको पता है जो सतत विकास लक्ष्य है दोस्तों 4, उसमें इन्होंने उत्कृष्ट योगदान दिया है। और सतत विकास लक्ष्य 4 है क्या? तो इस समावेश और न्यायसंगत गुणवत्ता शिक्षा सुनिश्चित करना, ठीक है, और सभी के लिए आजीवन जो है अवसरों का पैदा करना, ठीक है, बढ़ावा देना। तो देखिए दोस्तों, जैसा कि आपको पता है एसडीजी गोल जो है 2015 में आया था, जिसका लक्ष्य 2030 तक है, ठीक है। तो 17 एसडीजी गोल है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, जिनको 2030 तक प्राप्त करना है। तो आपको पता होना चाहिए, जैसे पहला गोल है गरीबी उन्मूलन है, ठीक है, ठीक है। तो ये चीज आपको पता चलना चाहिए कि ये किस तरीके से है। फिर अगर बात करें तो इसके बाद दोस्तों दूसरा जो है वो क्या है? हंगर से संबंधित है, ठीक है, भूख निपटने से लिए। फिर उसके बाद बात करें तो स्वास्थ्य से संबंधित है। फिर शिक्षा से, चौथा क्या? शिक्षा से है। शिक्षा के बाद दोस्तों जेंडर इक्वलिटी की बात करता है। तो ये जो 17 उसमें से कुछ तो जैसे टॉप 5 तो आपको याद ही होने चाहिए, ठीक है। और देखिए इस बार पीसीएस में भी प्रश्न पूछा गया था आपसे, 11, 12, 13 करके पूछा गया था कि कौन सा सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है, तो ये भी आपको पता चलना चाहिए। तो इन्होंने जो एसडीजी गोल 4 है उसको प्राप्त करने के लिए जो इन्होंने महत्वपूर्ण योगदान दिया, उसके लिए इनको जो है पहले ब्रिक्स इनोवेशन फोरम में वर्ल्ड इनोवेशन अवार्ड से सम्मानित किया गया। किसे दोस्तों? शांता थोटम को। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं और अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कहां काठमांडू कलिंग साहित्य महोत्सव संपन्न हुआ? तो कहां हुआ दोस्तों? तो ये नेपाल के ललितपुर में, ठीक है, ध्यान रखिएगा। उत्तर प्रदेश में भी ललितपुर है, ये नेपाल के ललितपुर में देखा जाए तो, ठीक है। 3 दिवसीय काठमांडू कलिंग साहित्य महोत्सव का आयोजन किया गया, जिसका हाल ही में अभी ये संपन्न हुआ है। और यहाँ पे बात करें यशस्वी, ठीक है, अकादमी नेपाल और भारत के कलिंग साहित्य महोत्सव द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित किया गया था इस उत्सव में। और इस उत्सव का जो उद्घाटन किया गया वो नेपाल के जो विदेश मंत्री हैं एनपी सऊद के द्वारा इस उत्सव का उद्घाटन किया गया। ये जो है इस आयोजन में देखा जाए किसने अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई? तो इस आयोजन ने देखा जाए तो दक्षिण एशिया में, ठीक है, साहित्य और सांस्कृतिक गतिविधियों को बढ़ावा देते हुए संस्कृत के आदान प्रदान में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है,
ठीक है। इसमें जो है इस महोत्सव के दौरान देखिए किसे सम्मानित किया गया, तो प्रोफेसर अवधेश प्रधान, अभिनेत्री और लेखिका दिव्या दत्ता, प्रोफेसर माधव प्रसाद पोखरेल, अभिनेत्री मनीषा कोइराला को यशस्वी साहित्य सम्मान से सम्मानित किया गया। ये ध्यान रखेगा कि किसे किसे जो है यशस्वी साहित्य सम्मान से सम्मानित किया गया। और ये जो पुरस्कार है दोस्तों, ठीक है, इस वर्ष शुरू किया गया ये पुरस्कार है एसएसपी पुस्तक पुरस्कार। इससे सम्मानित होने वाले देखिए लोग कौन है, तो एक लेखक हैं जिनका नाम है विवेक ओझा। तो विवेक ओझा की जो कथा साहित्य पर लिखी उनकी अपनी पुस्तक है जिसका नाम है ऐंठन, उसके लिए सम्मानित किया गया, ठीक है, एसएसपी पुस्तक पुरस्कार। वही बात करें डॉक्टर नवाज केसी को रचनात्मक गैर काल्पनिक कथा पर जो उनकी पुस्तक है जिसका नाम है सुन्याको मूल्या, उसके लिए। और रेणुका जेसी को उनकी जो कहानी है जिसका नाम है सुनेश के लिए पुरस्कार दिया गया। कौन सा? एसएसबी पुस्तक पुरस्कार। और यहीं पे एसएसबी साहित्य पुरस्कार सम्मान जो है किससे सम्मानित किया, ये चीज ध्यान रखेगा। तो ये ध्यान रखिएगा जो काठमांडू कलिंग महोत्सव जो है साहित्य महोत्सव, इसका आयोजन नेपाल के ललितपुर में किया गया। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि नौसेना कमांडरों के सम्मेलन का दूसरा संस्करण कहाँ आयोजित किया गया? ऑप्शंस आप देख रहे हैं दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर है नई दिल्ली। ठीक है, तो वर्ष 2023 का दूसरा नौसेना कमांडर सम्मेलन नई दिल्ली में शुरू हुआ। ये वर्ष में देखा जाए 2 बार आयोजित किए जाने वाला जो है सम्मेलन है। और इस सर्वोच्च सम्मेलन में नौसेना कमांडर जो है वो महत्वपूर्ण नीतिगत निर्णयों पर विचार करते हैं। 3 दिनों तक इस सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा और इस सम्मेलन के दौरान नौसेना के जो वरिष्ठ अधिकारी हैं पिछले 6 महीने के दौरान जो की गई संचालन ठीक है सम्मान उपकरण प्रशिक्षण और प्रशासनिक गतिविधियों की क्या करेंगे? समीक्षा करेंगे। कमांडर नौसेना की विभिन्न परियोजनाओं की भी समीक्षा करेंगे। इस सम्मेलन की बात किया जाए दोस्तों तो ये सुरक्षित समुद्री वातावरण के विकास की दिशा में कई अंतर मंत्रालयी पहलुओं को आगे बढ़ाने के लिए वरिष्ठ सरकारी अधिकारियों के साथ नौसेना कमांडरों का संस्थागत संवाद का अवसर प्रदान करता है। इस आयोजन में नौसेना कमांडर जो है वो 2047 तक, यानी कि जब भारत अपनी 100वीं वर्षगांठ मना रहा होगा स्वतंत्रता की, तो 2047 तक पूर्ण रूप से आत्मनिर्भरता प्राप्त करने की दृष्टिकोण के साथ सामंजस्य करते हुए मेक इन इंडिया के माध्यम से स्वदेशीकरण को बढ़ावा देने पर ध्यान केंद्रित करने के साथ चल रही नौसेना परियोजनाओं की भी समीक्षा करेगा। ठीक है, तो जैसा कि भारत जो है अपने मेक इन इंडिया के तहत आत्मनिर्भरता की तरफ बढ़ रहा है, इन सब चीजों की जो है समीक्षा की जाएगी इस बैठक, इस सम्मेलन के दौरान। ठीक है, जो कि हर 6 महीने पे आयोजित किया जाता है और इस दौरान ये देखा जाता है कि जो वरिष्ठ अधिकारी उन्होंने पिछले जो 6 महीने के दौरान किस तरह की कार्यविधियां किया है, किस तरह का प्रशिक्षण है, क्या क्या प्रशासनिक गतिविधियां नहीं, इन सब का जो है समीक्षा किया जाता है। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा ठीक है, व्यक्तिकृत अनुकूली शिक्षण को निम्नलिखित में से किस प्लेटफॉर्म के साथ एकीकृत किया गया है? ऑप्शंस आप देख रहे हैं दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर है डी, दीक्षा। दीक्षा प्लेटफॉर्म व्यक्तिगत अनुकूली शिक्षण को एकीकृत करने के लिए तैयार किया गया। ठीक है, दीक्षा। यहाँ पे बात करें नेशनल ई गवर्नेंस डिवीजन, देखिए दीक्षा का फुल फॉर्म आपको पता होना चाहिए, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर नॉलेज शेयरिंग। ठीक है, दीक्षा यहाँ पे आपको पता होना चाहिए कि दीक्षा प्लेटफॉर्म है क्या। तो इस प्लेटफॉर्म में पर्सनलाइज्ड ठीक है एडेप्टिव लर्निंग को एकीकृत करेगा। व्यक्तिगत अनुकूली प्रशिक्षण की तरह देखा जाए जो प्रत्येक छात्र है उसको व्यक्तिगत ठीक है सीखने का अनुभव मिलेगा। और यहाँ पे हम बात करें जो शिक्षा मंत्रालय के तहत अगर हम दीक्षा की बात करें तो ये एक ऑनलाइन पोर्टल है। ठीक है, दीक्षा दोस्तों ये एक ऑनलाइन पोर्टल है, किस मंत्रालय के तहत? शिक्षा मंत्रालय के तहत, और एक मोबाइल एप्लीकेशन के माध्यम से स्कूलों के लिए ई सामग्री जो है ये प्रदान करता है। ठीक है, दीक्षा पोर्टल के माध्यम से दृश्य या श्रवण बाधित शिक्षार्थियों के लिए भी सहायक तकनीकें अंतर्निहित हैं। इसमें जो है एनसीईआरटी जो पाठ्य पुस्तक है उनको डिजिटल कर दिया गया है जिनका उपयोग राष्ट्रीय और राज्य बोर्ड में किया जाता है। इस प्लेटफॉर्म पर कई शिक्षाविदों द्वारा योगदान दिए गए शिक्षण वीडियो, व्याख्याकार और अभ्यास प्रश्न हैं। ठीक है, तो यहाँ पे दीक्षा का फुल फॉर्म आपको पता होना चाहिए और यहाँ पे जो ठीक है व्यक्तिकृत अनुकूलित शिक्षण है उसको दीक्षा प्लेटफॉर्म के साथ ठीक है एकीकृत कर दिया गया है। अब यहाँ पे हम दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है कि हाल ही में किस देश में 3000 साल पुराना पुजारी का कब्र मिला है?
किस देश में दोस्तों मिला है? ये मिला है साउथ अमेरिका का देश है पेरू, ठीक है, वहां पे मिला है। तो पुरातत्वविदों को जो है पेरू में 3000 साल पुरानी जो है पुजारी की कब्र मिली है। उत्तरी पेरू में पुरातत्वविदों ने 3000 साल पुरानी कब्र का पता लगाया, जिसके बारे में ये माना जा रहा है कि ये जो कब्र है दोस्तों वो किसी विशिष्ट धार्मिक नेता की कब्र है। पुजारी को देखा जाए तो एक सजे हुए चीनी मिट्टी के कटोरे और मोहर के साथ जो है काली मिट्टी के साथ मिश्रित राख के 6 परतों के नीचे दफनाया गया है। चट्टान की परतों में से संकेत मिलता है कि पुजारी को लगभग 1200 ईस्वी पूर्व के आसपास दफनाया गया था, और ये इंगित करता है कि प्राचीन अनुष्ठान बॉडी पेंट का उपयोग कुलीन वर्ग के लोगों के लिए किया जाता था। तो एक बॉडी पेंट का भी उपयोग किया जाता था, जो कि कुलीन लोगों के लिए, जो वरिष्ठ लोग थे गांव मतलब क्षेत्र के, उनके लिए उपयोग किया जाता था। ये इस चीज को दर्शाता है। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों कि 3000 साल पुरानी जो कब्र मिली है वो कहाँ मिली है? पेरू में मिली है। और आज का हमारा लास्ट एमसीक्यू है कि महात्मा गांधी की 12 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण कहाँ किया गया? तो दोस्तों ये किया गया है नई दिल्ली में, देश की राजधानी नई दिल्ली में, ठीक है। तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने नई दिल्ली में जो राजघाट है दोस्तों, वहां पे पास में गांधी दर्शन में यहाँ पे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को 12 फीट जो ऊंची प्रतिमा का और गांधी वाटिका का अनावरण किया। चलिए कमेंट बॉक्स में आंसर बताइए कि महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता किसने कहा था, ठीक है, किसने कहा था? तो यहाँ पे राष्ट्रपिता जो महात्मा गांधी है उनकी 12 फीट ऊंची प्रतिमा और गांधी वाटिका का अनावरण जो किया गया है वो नई दिल्ली के राजघाट के पास किया गया है। किसके द्वारा किया गया? राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा किया गया। और साथ ही साथ जो आगंतुक यहाँ आएंगे इस वाटिका को देखने के लिए, प्रतिमा को देखने के लिए, ठीक है, तो इन आगंतुकों को बेहतर जो है अनुभव देने के लिए जो गांधी वाटिका के भीतर एक सेल्फी पॉइंट भी स्थापित की गई है, ठीक है। गांधी वाटिका में महात्मा गांधी की कई मूर्तियां भी हैं जो उन्हें विभिन्न मुद्राओं में दर्शाती हैं। इस अवसर पर दिल्ली के जो उपराज्यपाल हैं वीके सक्सेना, ठीक है, और जो गांधी स्मृति एवं दर्शन समिति के उपाध्यक्ष हैं, ठीक है, विजय भी यहाँ पे उपस्थित थे। तो ये ध्यान रखिएगा दोस्तों। तो ये था आज का हमारा 10 एमसीक्यू। बात करते हैं किसके बारे में दोस्तों? फैक्ट्स ऑफ द डे के बारे में। आज का हमारा सबसे पहला फैक्ट है कि हाल ही में क्रिकेट प्रसारण में एक प्रमुख खिलाड़ी बनने के लिए बीसीसीआई मीडिया अधिकार जीता है। किसने जीता है? तो बायकॉम 18 ने। नवीनतम एफआईडी रैंकिंग में भारत के शीर्ष शतरंज खिलाड़ी के रूप में है कौन? डीके गुकेश, ठीक है, डी गुकेश। दुनिया के पहले 7 मिनट के कैंसर उपचार जेब का नाम है, ठीक है, क्या है दोस्तों यहाँ पे? तो ये ध्यान रखिएगा, एटेजोलिजुमेब, ठीक है। यहाँ पे बात करें तो डीवीजी पटेल मेमोरियल अवार्ड से सम्मानित किया गया। किसे किया गया? सत्यजीत मजूमदार को किया गया। एंटरप्रेन्योर इंडिया द्वारा वर्ष 2023 के उभरते उद्यमी के रूप में मान्यता दी गई। किसे दी गई है? मनोज बोबन्ना को दिया गया। तो दोस्तों ये था आज का हमारा करंट अफेयर। उम्मीद है आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो लाइक कर दीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर कर दीजिएगा। और डेली करंट अफेयर की जो पीडीएफ है वो आपको टेलीग्राम ग्रुप पे अवेलेबल है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। जाइए डाउनलोड करिए, ना सिर्फ डाउनलोड करिए बल्कि अपने शॉर्ट नोट्स बनाइए, रिविजन करिए। फिर मिलते हैं दोस्तों अपने अगले सेशन में। तब तक के लिए बाय, हैव अ गुड डे, स्टे सेफ एंड स्टे हैप्पी।